अक्टूबर की विज्ञान और प्रौद्योगिकी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे आज हम। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक, भारत का सौर मिशन आदित्य एल एक सफलतापूर्वक पृथ्वी के प्रभाव से आगे निकल गया है और अब लैग्रेंज बिंदु एल एक की ओर बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर की दूरी तय की है और यह पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर एक बिंदु की ओर बढ़ रहा है। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर यह जानकारी साझा की है। आदित्य एल एक भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है जिसे हेलो कक्षा से सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतरिक्ष यान को सूर्य के प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फियर और कोरोना का अध्ययन करने के प्राथमिक मिशन के साथ 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। आदित्य एल एक 7 पेलोड से सुसज्जित है, जिनमें से 5 इसरो द्वारा विकसित किए गए हैं और 2 भारत में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विकसित किए गए हैं। उम्मीद है कि 110 दिनों के बाद अंतरिक्ष यान को ग्राउंड स्टेशन से एल एक के आसपास की कक्षा में ले जाया जाएगा। 2. फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मैसेंजर आरएनए (mRNA) तकनीक पर उनके काम के लिए कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को दिया गया है, जो COVID-19 टीकों के विकास में सहायक था। नोबेल पुरस्कार समिति ने माना कि कारिको और वीसमैन के अभूतपूर्व शोध ने मौलिक रूप से इस समझ को बदल दिया कि mRNA मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के साथ कैसे संपर्क करता है। उनके योगदान से कोविड-19 महामारी के दौरान टीकों का तेजी से विकास हुआ। मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक द्वारा विकसित सहित mRNA टीकों को दिसंबर 2020 में मंजूरी दी गई थी और यह COVID-19 के प्रकोप के दौरान लाखों लोगों की जान बचाने और गंभीर बीमारी को रोकने में महत्वपूर्ण रहे हैं। पारंपरिक टीके कमजोर वायरस या वायरल प्रोटीन का उपयोग करते हैं, जबकि mRNA टीके कोशिकाओं को आनुवंशिक निर्देश प्रदान करते हैं, संक्रमण का अनुकरण करते हैं और वायरस पर प्रतिक्रिया करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करते हैं। यह तकनीक, जो एक बार प्रयोगात्मक थी, अब दुनिया भर में लाखों लोगों को दी जा चुकी है और कैंसर जैसी अन्य बीमारियों के लिए भी शोध किया जा रहा है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के सहकर्मियों कारिको और वीसमैन को उनके शोध के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 2021 में लास्कर पुरस्कार भी शामिल है, जिसे अक्सर नोबेल पुरस्कार का अग्रदूत माना जाता है। नोबेल पुरस्कार औपचारिक रूप से कारिको और वीसमैन को स्टॉकहोम में 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की सालगिरह पर प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने अपनी वसीयत में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की थी। 3. 2023 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल्हुलियर को प्रदान किया गया। उन्हें उनके प्रायोगिक तरीकों के लिए पहचाना गया, जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करते हैं। उनके प्रयोगों ने परमाणुओं और अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार की खोज के लिए नए उपकरण प्रदान किए हैं। उनका काम तीव्र इलेक्ट्रॉन प्रक्रियाओं को मापने में सक्षम बनाता है, जिनका निरीक्षण करना पहले असंभव था। फेरेंक क्रॉस एक जर्मन भौतिक विज्ञानी हैं, एनी एल्हुलियर स्वीडन से हैं और पियरे एगोस्टिनी एक अमेरिकी हैं। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा प्रतिवर्ष उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भौतिकी के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है, जिससे मानव जाति को लाभ हुआ है। 4. 2023 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है: मोंगी जी बाबिंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी इकिमो। इन वैज्ञानिकों को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए जाना जाता है, जो छोटे नैनोकण हैं। क्वांटम डॉट्स के गुण उनके आकार से निर्धारित होते हैं और उनका प्रौद्योगिकी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से QLED टेलीविजन और जीवंत रंग बनाने के लिए LED लैंप में। क्वांटम डॉट्स के अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है, इसमें ट्यूमर को हटाने में सर्जनों की सहायता करना भी शामिल है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने सफलतापूर्वक अत्यंत छोटे कणों का उत्पादन किया है,
जिनके गुण क्वांटम घटना से प्रभावित हैं। 5 इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन के हिस्से के रूप में फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1 TVP-1 की तैयारी शुरू कर दी है। इसरो ने 6 अक्टूबर 2023 को घोषणा की है कि गगनयान मिशन के लिए मानवरहित उड़ान परीक्षण जल्द ही शुरू होंगे। परीक्षण के फोकस में क्रू एस्केप सिस्टम की प्रभावशीलता का आकलन करना शामिल है, जो गगनयान मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है। गगनयान मिशन का लक्ष्य वर्ष 2024 बाहरी अंतरिक्ष में मानवरहित और मानवयुक्त मिशन हासिल करना है। यह परीक्षण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित किया जाना है। क्रू मॉड्यूल गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी अंतरिक्ष में ले जाने के लिए जिम्मेदार होगा। परीक्षण में एक क्रू मॉड्यूल को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च करना, उसे पुनः प्राप्त करना और बंगाल की खाड़ी में छूने के बाद उसे पुनः प्राप्त करना शामिल है। भारतीय नौसेना कर्मियों ने क्रू मॉड्यूल की पुनर्प्राप्ति का अभ्यास करने के लिए मॉक ऑपरेशन शुरू किया है। इस परीक्षण की सफलता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहले मानवरहित गगनयान मिशन और उसके बाद पृथ्वी की निचली कक्षा में एक मानवयुक्त मिशन का मार्ग प्रशस्त करती है। गगनयान मिशन के दौरान 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटने से पहले 3 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर एक गोलाकार कक्षा में रखा जाएगा। 4 चयनित अंतरिक्ष यात्री वर्तमान में बेंगलुरु में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में चालक दल का प्रशिक्षण लेते हैं। गगनयान मिशन के लिए हेवी लिफ्ट लॉन्चर HLVM-3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। 6 गगनयान परीक्षण वाहन अंतरिक्ष उड़ान TVD-1 21 अक्टूबर 2023 को लॉन्च होने वाली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो गगनयान के एक महत्वपूर्ण घटक क्रू एस्केप सिस्टम की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए इस परीक्षण का उपयोग करेगा। गगनयान मिशन का लक्ष्य 2024 तक मानवरहित और मानवयुक्त दोनों मिशनों को बाहरी अंतरिक्ष में भेजना है। परीक्षण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित किया जाना है और क्रू मॉड्यूल गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए जिम्मेदार होगा। इस परीक्षण में सफलता पहले मानवरहित गगनयान मिशन और अंततः पृथ्वी की निचली कक्षा में एक मानवयुक्त मिशन का मार्ग प्रशस्त करेगी। अंतिम मानवयुक्त गगनयान मिशन से पहले अगले वर्ष परीक्षण उड़ान की योजना बनाई गई है, जिसमें एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र ले जाएगी। 7 गेटेक्स ग्लोबल 2023 दुनिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप शो 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और दुबई हार्बर में हुआ। यह आयोजन 2 स्थानों के 41 हॉलों में फैला और 100 से अधिक देशों के 6000 से अधिक प्रदर्शकों और 1,80,000 तकनीकी अधिकारियों को आकर्षित किया। गेटेक्स ग्लोबल 2023 की कार्यक्रम का विषय हर चीज में AI की कल्पना करने का वर्ष था, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित था। घटना गतिविधियां गेटेक्स ग्लोबल 2023 ने गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की, जिसमें भुगतान और अवैतनिक सम्मेलन, तकनीकी कार्यशालाएं, सेमिनार, प्रमाणित प्रशिक्षण सत्र और बहुत कुछ शामिल हैं, जो 20 सम्मेलन ट्रैक में फैले हुए हैं। इस कार्यक्रम में दुबई हार्बर में दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप शो भी दिखाया गया, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सुपरयाट हब है। इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण घटक गेटेक्स साइबर वैली, एक साइबर सुरक्षा शोकेस था। मुख्य विशेषताएं गेटेक्स ग्लोबल 2023 की उल्लेखनीय विशेषताओं में 100 से अधिक देशों के 1800 से अधिक स्टार्टअप की उपस्थिति, 900 से अधिक निवेशक, $1 ट्रिलियन निवेश का प्रबंधन और 3500 से अधिक AI उद्यम और स्टार्टअप शामिल हैं। इस कार्यक्रम में 500 घंटे से अधिक AI बहस और चर्चाएं हुई, जो जेनेटिव AI, मशीन लर्निंग, NLP, AIG, न्यूरल नेटवर्क, रोबोटिक्स और बहुत कुछ के प्रभाव पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। भारत की भागीदारी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA इनोवेशन में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करते हुए भारतीय कंपनियों को 2023 में प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। 8
इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 21 अक्टूबर 2023 को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया। परीक्षण में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने वाला एक तरल चालित एकल चरण परीक्षण वाहन TVD-1 शामिल था, जो क्रू एस्केप सिस्टम भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक घरेलू सुरक्षा प्रणाली ले जा रहा था। परीक्षण ने विभिन्न मोटरों को मान्य किया, जिनमें कम ऊंचाई वाली मोटरें, उच्च ऊंचाई वाली मोटरें और जेटिसनिंग मोटरें शामिल हैं, जो आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को वाहन से सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मिशन को सफल घोषित किया और पुष्टि की कि उद्देश्य हासिल कर लिए गए हैं। शुरुआत में एक विसंगति के कारण प्रक्षेपण रोक दिया गया था, लेकिन समस्या को ठीक कर लिया गया और अंतरिक्ष यान सुबह 10 बजे उड़ान भर गया। उड़ान भरने के 9 मिनट बाद मिशन क्रू मॉड्यूल श्रीहरिकोटा से लगभग 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक उतर गया। मॉड्यूल की बरामदगी के लिए भारतीय नौसेना निर्दिष्ट स्थान पर तैयार थी। नौसेना के गोताखोरों ने मॉड्यूल को पुनः प्राप्त कर लिया और इसे नौसेना के जहाज पर ले जाया गया। 9. शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने चंद्रयान 3 के बारे में 10 विशेष मॉड्यूल विकसित किए हैं। ये मॉड्यूल वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं सहित मिशन के विभिन्न पहलुओं का व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं। मंत्रालय शिक्षकों और छात्रों को भारत की उपलब्धियों पर गर्व पैदा करने वाले ज्ञान से लैस करने के लिए पारंपरिक पाठ्यपुस्तकों से परे जाने के महत्व पर जोर देता है। इसका उद्देश्य शैक्षिक समुदाय के लिए देश की उपलब्धियों को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाना है। इन मॉड्यूल की सामग्री इंटरैक्टिव और आकर्षक है, जिसमें तस्वीरें, चित्र, गतिविधियां और चुनौतीपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। ये मॉड्यूल कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए डिजाइन किए गए हैं। नोट: सभी यूपीएससी और एसएससी उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि NCERT में चंद्रयान-3 विषय को शामिल करने से संकेत मिलता है कि इस चंद्र मिशन के बारे में प्रत्येक आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। 10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 26 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारत का पहला घरेलू निर्मित संदर्भ ईंधन लॉन्च किया। इसका उपयोग इंजन विकसित करने और उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने आयात को प्रतिस्थापित करने और कम लागत पर विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उच्च विनिर्देश संदर्भ ईंधन को विकसित किया है। इंडियन ऑयल की पारादीप और पानीपत रिफाइनरियां संदर्भ ईंधन का उत्पादन करेंगी। ईंधनों का उपयोग ऑटोमोबाइल निर्माताओं और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (ICT) और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसी परीक्षण एजेंसियों द्वारा वाहनों के अंशांकन और परीक्षण के लिए किया जाता है। भारत की आत्मनिर्भरता रणनीति का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में आयात पर देश की निर्भरता को समाप्त करना है। यह पहली बार है कि भारत ने आयात निर्भरता को कम करते हुए संदर्भ गैसोलीन और डीजल ईंधन के उत्पादन में कदम रखा है। यह कदम भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और आयात को समाप्त करके लागत लाभ प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 11. AI सेफ्टी समिट 2023 दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट है, जो यूनाइटेड किंगडम के बकिंघमशायर में आयोजित किया गया। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 1 सितंबर 2023 को शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पूर्ण सत्र को संबोधित किया। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के उद्देश्यों में AI से जुड़े जोखिमों पर विचार विमर्श करना, विशेष रूप से इसके अत्याधुनिक स्तर पर और वैश्विक समन्वय के माध्यम से जोखिम कम करने के लिए रणनीतियों की खोज करना शामिल है। शिखर सम्मेलन में सरकारों, प्रमुख AI निगमों, नागरिक समाज संगठनों और अनुसंधान विशेषज्ञों सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागियों को एक साथ लाया है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्तियों और नेताओं में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और एंथ्रोपिक, गूगल के डीप माइंड और OpenAI जैसी प्रभावशाली AI कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
एआई के अग्रदूतों में से एक योशुआ बेंगियो सहित प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।